नमस्कार छात्रों। आज का अधिगम के आकलन अनिवार्य प्रश्न पत्र का जो बिंदु है, मूलतः आज उस विषय वस्तु या प्रश्न पत्र का ही मूल नाम ही आज उसका टॉपिक है, जिसका नाम है अधिगम के लिए आकलन का अर्थ, मीनिंग ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मूलतः असेसमेंट ऑफ लर्निंग या अधिगम के आकलन का अर्थ क्या है, यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और मूलतः आज का टॉपिक ही वही है, या बिंदु भी वही, शिक्षण बिंदु। अधिगम का आकलन यानी कि जो आपने सीखा है उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाए। मूलतः छात्रों को जो अधिगम करवाया जाता है उसकी उपलब्धि के बारे में जो एक निश्चित प्रमाण दिया जाता है, वह प्रमाण ही उसका आकलन होता है। जैसे कि मैं पूर्व की कक्षाओं में भी बता चुका हूँ कि उसकी तमाम प्रकार की जो उपलब्धियाँ रही है शिक्षण करते समय, वो उन उपलब्धियों का जो अंत में जो आकलन या मूल्यांकन निर्धारण किया जा रहा है वही उसका आकलन है, और मूल्यांकन का आकलन ही वह उसका स्थायी मूल्यांकन है। अब बात देखी जाती है कि ये किस स्वरूप में होता है। मान लीजिए किसी एक गणित के छात्र को 4 प्रश्न हल करने के लिए दिए गए हैं। अगर कोई छात्र चारों प्रश्नों को सही ढंग से हल कर देता है, उसको ए ग्रेड दी जाती है। अगर वो 4 में से किसी 3 को वो सही बना देता है, प्रश्न को हल कर देता है, तो उसको बी ग्रेड दी जाती है। अगर 2 को कर देता है 4 में से, तो उसको सी, और किसी एक को करता है तो डी ग्रेड। तो ये ग्रेडिंग जो सिस्टम है, श्रेणीकरण जो किया जाता है उसका, वह उसका आकलन है, वही उसका मूल्यांकन है। अब जब आकलन होने के बाद उसको श्रेणीकरण दिया जा रहा है, उसको ग्रुपों में बांटा जा रहा है, और विभिन्न प्रकार के तमाम प्रकार के जो कार्यों को वो श्रेणीवार बांटा जा रहा है, वह उसके आकलन को प्रभावित करता है। विभिन्न विद्वानों ने इसके अधिगम के आकलन को परिभाषाओं में परिभाषित भी किया है, और उनको परिभाषित करने का जो मूल कारण था कि उन्होंने कहा है कि बालकों के अधिगम की उपलब्धियों को स्तर को अंक या प्राप्तांक के माध्यम से उसको श्रेणीबद्ध किया जाता है, और अंत में इकाई के माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि उसकी अधिगम उपलब्धि कितनी है, उसकी प्रगति कितनी है। वही उसके अधिगम उपलब्धि और प्रगति का जो तुलनात्मक अध्ययन होगा, वही उसका आकलन है। श्रीमती आर के शर्मा ने एक अधिगम के आकलन के लिए एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि अधिगम का आकलन की प्रक्रिया एक सीमित प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में किसी भी इकाई को अधिगम करने के लिए प्रत्येक इकाई के अधिगम में किसी भी स्तर को ग्रेड या अंक के लिए सुधारात्मक प्रयास करना, वही अधिगम का आकलन है। तो इस तरीके से इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह पता लगता है कि अधिगम के आकलन की प्रक्रिया एक वास्तविक प्रक्रिया है, और इस वास्तविक प्रक्रिया के आधार पर छात्र के अधिगम स्तर के उपलब्धि परीक्षण को गिना जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। यह आकलन शिक्षक के द्वारा किया जाता है, और इसमें छात्रों की पूर्ण सहभागिता होती है। अगर ये आकलन की यह प्रक्रिया लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी है, दोनों ही रूपों में उसको किया जा सकता है, चाहे लिखित है या मौखिक, या फिर दोनों ही रूपों में शामिल रूप से उसको शामिल किया जा सकता है। अब अधिगम के आकलन की विशेषताएं क्या है, क्या उसके जो कैरेक्टर्स है, क्या विशेषताएं हैं, वह उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। अधिगम आकलन की जो विशेषता है, उसमें से पहली विशेषता है यह एक सीमित प्रक्रिया है। अधिगम का आकलन जो होता है, किसी एक वस्तु तो इकाई, यूनिट को या पाठ को ध्यान में रखते हुए बालक को शिक्षित करवाया जाता है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी या इसमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि छात्र में कितना उद्देश्य का ज्ञान हुआ है या उसमें कितना अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ, ये नहीं तय किया जाता। सिर्फ इसमें यह कह सकता है कि छात्र का जब आकलन किया जा रहा है तो छात्र ने उस विषय को कितना पढ़ा है, कितना अधिगमित हुआ है, उसके बाद उसके अंक और प्राप्तांक के आधार पर उसका आकलन तय किया जा सकता है। दूसरा जो उसका जो अधिगम आकलन की जो विशेषता है, उस दूसरी विशेषताओं में यह सब आता है कि अंक प्रदान करने की यह सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, प्राप्तांक देने की। अधिगम के आकलन में मूलतः यह देखा जाता है कि छात्र ने जो सीखा है
अंत में उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, तो उसमें अंक प्रदान किया जा रहा है, ग्रेड प्रदान की जा रही है, प्राप्तांक दिए जा रहे हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आकलन में छात्रों को एक मूल्य तो ग्रेडिंग के आधार पर तय कर दिया जाता है कि इस छात्र ने इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतना अधिगमित हुआ है, इतने अपने ज्ञान का उपयोग किया है, और इसी के आधार पर उसका आकलन तय किया जा सकता है। फिर तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण भी तय किया जा सकता है कि छात्र ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के आधार पर छात्रों को कौन सा छात्र किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अपना रुझान रखता है, वह सीखने के लिए कितना प्रेरित है, और किस क्षेत्र में उस छात्र को दुविधा हो रही है, सीखने में समस्या आ रही है, तो इसका मूल्यांकन भी हम साथ साथ उसका कर सकते हैं। शैक्षिक प्रकृति का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण भी हम देख सकते हैं। जब छात्र सीख रहा है, सीखने के साथ साथ उसका जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है कि उसने कहाँ उसको अदुविधा हो रही है, कहाँ सुविधा आ रही है। किसी विषय को पढ़ने के बाद उसके अगर छात्रों को कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और एक टॉपिक पढ़ाया मान लीजिए, उसको 10 अंक मिले, फिर अगला वाला टॉपिक उसने पढ़ा तो उसको 11 मिले, फिर अगला वाला 13 अंक मिले, फिर अगले वाला 14 अंक मिले। यानी कि एक मानक अंकों में से उसको जो प्राप्तांक होते हैं, उस अंकों में अगर बढ़ोतरी हो रही है, प्रगति हो रही है, तो समझ लीजिए छात्रों की शैक्षिक प्रगति में कहीं ना कहीं प्रगति हो रही है, उसके सीखने में कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए। तो ये हमें आकलन से ही पता चलता है। अगर आकलन नहीं होगा तो उसकी शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। फिर बात आती है उसके लास्ट प्रोसेस की। जब छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, उसको कक्षा में अध्यापक द्वारा विभिन्न प्रकार के ज्ञान के उपकरणों में उसको समझाया जाता है, उसके उद्देश्यों के बारे में समझाया जाता है, उसका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करवाया जा रहा है, उसके उपलब्धियों के बारे में समझाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों के बारे में उसको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। छात्र उनके बारे में अपने ज्ञान को अधिगमित कर रहा है, सीख रहा है। फिर अंतिम जो निर्णय लिया जाता है कि बालक को अब क्या करना चाहिए, अब इसमें क्या नयापन लाना चाहिए, क्या नवाचार करना चाहिए कि छात्र उसमें आगे आने वाले विषयों को या आगे आने वाली कक्षाओं में और अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम दे सके। ये अंतिम निर्णय तभी होगा जब उसका आकलन किया जा सकेगा, उसका मूल्यांकन किया जा सकेगा। फिर निर्णय करने की क्षमता, बालक पर जो शिक्षक कक्षा में जो तमाम गतिविधियाँ करता है शिक्षण कराते समय, चाहे वो अधिगम संसाधन के आधार पर हो, चाहे विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ हो, चाहे विभिन्न प्रकार के मेथड्स हो, सभी प्रकार के जो शिक्षण प्रदान करने के लिए जो संसाधन काम आ रहे हैं, अगर बालक उनसे सीखने के लिए कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान कर रही है, वो विधियाँ, वो मेथड, वो संसाधन जो टीचिंग एड के रूप में है, और बालक उनको सीखने के लिए आगे प्रोत्साहित हो रहा है, तो वह विधियाँ वह एक शिक्षक के लिए एक सही मार्ग की ओर प्रशस्त कर देगी, क्योंकि शिक्षक आगे उनको प्रोत्साहित होगा उनको उपयोग करने में। अगर वो शिक्षण विधियाँ उसको कहीं सीखने में बाधक है तो शिक्षक वहीं रोक देगा। अगर शिक्षण विधियाँ उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम ला रही है तो शिक्षक उनको आगे और अधिक नवाचार प्रयोग करते हुए उनको और उपयोग में लाएगा। फिर सामूहिक और व्यक्तिगत प्रक्रिया भी शिक्षक इस आकलन के माध्यम से सीखता है। मान लीजिए कोई छात्र है, वो सामूहिक रूप से कक्षा में बैठा है और वह सामूहिक रूप से उन बातों को जो समझ नहीं पा रहा जो शिक्षक समझाना चाह रहा है, जब आकलन करता है उनका परीक्षण करता है, और परीक्षा लेने के दौरान उसका जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के बाद वो आकलन करता है कि हाँ छात्र सामूहिक रूप से जो सीखना चाह रहा है वो सीख नहीं पा रहा है, तो शिक्षक को उस छात्र के ऊपर व्यक्तिगत रूप से भी अपनी प्रक्रिया देनी पड़ेगी। उसको विशेष तौर से अपने तौर पर अपनी दृष्टि ध्यान से रखना पड़ेगा। छात्र को यानी कहीं दुविधा आ रही है, सीखने में समस्या आ रही है, तो वह इंडिविजुअल तरीके से भी छात्र को अपनी तरह से मोटिवेट कर सकता है। साथ साथ लिखित या मौखिक प्रक्रिया, आकलन या जो परीक्षण है या मूल्यांकन है वो लिखित और मौखिक दोनों तरीके से किया जा सकता है। लिखित के माध्यम से भी वो छात्रों का मौलिक मूल्यांकन किया जा सकता है, और मौखिक के साधन से भी हो सकता है। ओरली वो छात्रों को मौखिक रूप से भी परीक्षा के प्रश्न पूछकर उनके संबंधित विज्ञान, जैसे विज्ञान विषय है, गणित विषय तो उनके संबंधित सूत्र पूछ के, संस्कृत विषय है तो उनके सूत्र पूछ के, या अन्य किसी प्रकार के हिंदी सीखने विषय है तो कोई दोहे है, कोई कविता है तो उनसे संबंधित गद्य पद्य जो भी है उनके माध्यम से वो ओरली या मौखिक तरीके से पूछ के उनकी छात्रों की परीक्षा ले सकता है, परख ले सकता है, टेस्ट ले सकता है। और दोनों ही रूपों में भी उसका एग्ज़ाम या परीक्षा या आकलन तय कर सकता है। फिर बात है सफलता के लिए आकलन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
अगर शिक्षक ये चाहता है कि मैं कहाँ तक सफल रहूँ, क्या मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, मैंने जो विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ ली है, चाहे मैंने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों का प्रयोग किया है, तो क्या उन उद्देश्यों और शिक्षण विधियों में मैं कहाँ तक सफल हो पाया हूँ? इसका मूल्यांकन भी वो इस आकलन के माध्यम से तय कर पाता है। अगर उसने इन विधियों का प्रयोग नहीं किया होता तो वो उसका आकलन नहीं कर पाता। इसलिए उन्होंने प्रयोग किया, तो उसमें एक जिज्ञासा है, क्या मैं आने वाले छात्रों को भी या आगे नेक्स्ट जो कक्षा में छात्र आएंगे उनके लिए भी मैं प्रयास कर सकता हूँ ताकि मुझे सकारात्मक परिणाम दिखाई दे। और अंतिम मुझे जो समीक्षात्मक जब आती है कि वो क्रिटिकल प्रोसेस अपनाएगा कि मैंने जो शिक्षण विद्या अपनाई है तो उसमें कितना मैंने पॉजिटिव रहा हूँ, कितना मैं छात्रों के प्रति नेगेटिव रहा हूँ। इसका एक क्रिटिकल तरीके से एक प्रोसेसिंग तय करता है कि मैं आने वाले समय या मैंने जो पढ़ाया है उसमें छात्रों को कहीं दुविधा आई है कि ताकि उनके अंकों पर कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ा, या हो सकता है जब उसने विभिन्न प्रकार के नवाचार इनोवेशन किया जिसमें छात्रों को कई सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए, तो उसके आकलन के आधार पर छात्रों के आकलन के आधार पर तय करता है कि मुझे इसमें और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि मैं और अच्छा इनोवेशन करता रहूं, मैं अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करूं, अच्छे टीचिंग एड का प्रयोग करता रहूं, तो मैं अपने शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकता हूं और उसके लिए वो तैयार भी हो सकता है। तो अधिगम आकलन एक अनिवार्य प्रक्रिया है और इसको एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होने के साथ साथ उसको ये छात्रों और शिक्षक दोनों का ही संपूर्ण सहयोग होगा, तो ही ये अधिगम आकलन जो प्रक्रिया है वह सफल हो पाएगी। तो छात्रों, आज की जो अधिगम आकलन के अर्थ और विशेषताओं की जो क्लास है उसमें मूल रूप से ही देख के आता है कि छात्रों के लिए जो एक अधिगम का आकलन जो प्रक्रिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्रों की और अभिभावकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट अगली कक्षा में।